मंच पर उपस्थित और इस संस्थान के प्रमुख श्रीमान अनुपम जी, हमारे बाएं बैठे श्रीमान आरपी सरोज जी, श्रीमान मिश्रा जी, जो अलग से भी 2 पुरस्कार भी झटक लिए हैं, और कार्यक्रम का सुंदर खूबसूरत संचालन नंदिनी जी, हमारे सामने बैठे सभी यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिय और आदरणीय महानुभाव, यह मेरा सौभाग्य है कि मिश्रा जी की कृपा से मुझे इस तरह के सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। और ऐसे अवसर पर प्रायः बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, इसलिए और भी कि कभी कभी प्रेम और प्रीति बस कही गई भाषा और शब्द आधुनिक सोशल मीडिया के प्रभाव में इधर से उधर हो जाते हैं। पहले मैं कई बार इस संस्थान में आया हूँ, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, पार्टी का विचार रखने की दृष्टि से मुझे यहाँ से बुलाया गया है और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस संस्था से बहुत ठीक से जुड़ा रहा हूँ। विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद कुछ मर्यादाएं हो जाती हैं और वैसे भी जो संसदीय परिपाटी है सारी दुनिया की, तो उसमें अध्यक्ष के लिए निर्देश है कि वो सबसे कम बोले और दूसरों से बुलवाए। तो यहाँ से जो विधानसभा की कार्यवाही पूरी की पूरी आप दिखाते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि हम बोलते नहीं हैं, बुलवाते हैं या शांत कराते हैं। भाषा हमारी विचार अभिव्यक्ति की बेचैनी को व्यक्त करने का माध्यम है। हमने विचार अभिव्यक्ति की बेचैनी शब्द कहा है जब भी प्रथम बार दुनिया में किसी कालखंड में किसी कोने इस धरती पर मनुष्य आया होगा और उसका धीरे धीरे विकास हुआ होगा, तब से लेकर अब तक मनुष्य के अंतःकरण में कुछ न कुछ ऐसा रहता है जिसे वो कहना चाहता है। और हम तो कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, यह पूरी प्रकृति भी कुछ न कुछ कहना चाहती है, उसके मन में कुछ कहने के लिए है। कहने के अपने अपने ढंग होते हैं। कुछ लोग इशारों में बात कर लेते हैं, बिना कहे ही कह जाते हैं बहुत कुछ। कुछ लोग अन्य माध्यम अपनाते हैं। बहुत भाषा का इतिहास पढ़ते समय ये बात ध्यान में आती है, विशेषतया चार्ल्स डार्विन की किताब है जीवों पर, बड़ी मोटी किताब है, तो उसमें बताया गया है कि भाषा और बोली का जन्म सामान्य ज़रूरतों के आधार पर हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं, यही बात हम लोग भी मानते जानते हैं। लेकिन जब से यहाँ भारत में ब्रिटिश सत्ता आई थी, तब से हमारे आपके मन में बातचीत करते समय श्रोता को भी और वक्ता को भी कुछ अंग्रेजी जोड़ देने में मज़ा आता है। इसीलिए मैंने चार्ल्स डार्विन का नाम लिया। ऋग्वेद के किसी ऋषि का, अथर्वा का, अंगिरा का, विश्वामित्र का, उनका नाम नहीं लिया, वशिष्ठ का। हमारे देश में किसी भी विषय को थोड़ा अंग्रेजी में कहने और थोड़ा हिंदी में कहने में लोगों को लगता है कि व्यक्ति बड़ा विद्वान है, और अगर उसने सीधे केवल भारत के ही लोगों का नाम लिया, दक्षिण में सुब्रमण्य भारती का नाम लिया, या यहाँ पर जो पुराने हमारे जयशंकर प्रसाद का नाम लिया,
जो बहुत जल्दी विदा हुए, डॉक्टर नामवर सिंह का नाम लिया, तो श्रोता को लगता है कि ये बात कुछ कम है, इसमें फोर्स नहीं। तो मैं बहुधा मजाक में कहता हूँ, ये अंग्रेजी के प्रभाव का कारण है कि अंग्रेजी के नाम अथवा अंग्रेजी में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा बोल देना, तो उसका प्रभाव देखा जाता है कि ज़्यादा है। तो कई बार इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमने विश्वविद्यालयों में इसी तरह के आयोजनों में एक नई बात कही जो है हमारे लिए बड़ी पुरानी, और वो ये है कि अगर मैं आपसे अपना संबोधन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमको केवल सुने ही ना, बाहर जाएं तो ये भी कहें कि बहुत काबिल आदमी है भाई हृदय नारायण दीक्षित, तो बहुत अच्छा है। ऐसा लोभ लालच हम में होता है, ख़ास तौर से हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, अभी जो हमारे यहाँ पर कविता पढ़ने वाले मित्र आए थे, तो मैं उनको भी देख रहा था कि उनका मन है कि ये बात बाहर तक जाए। तो अपनी बात को जमाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग अपने देश में घर परिवारों में भी होता है। मैं आत्मीय रहता हूँ अपने परिचितों के प्रति, तो अगर मैं उनके घर जाता हूँ तो उनकी पत्नी या और बड़ी महिला ये सब हमारे पास घेर के बैठते हैं, तो वो जो महिलाएं हैं वो कहती हैं अंकल को नमस्कार करो। तो अब वो ये भी कह सकती थी कि दादाजी को करो, लेकिन हमारी ग्रंथि है हमारे भीतर कि बगैर अंकल के काम नहीं चलता। और ये अंकल का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी हिंदी है, तो हिंदी ये भारत का स्पंदन है। हमारा राष्ट्र हिंदी में सोचता है, हिंदी में हंसता है, हिंदी में व्यक्त होता है, हिंदी काव्य में रस लेता है, और हिंदी उसको आच्छादित करती है, वो हिंदी को समृद्ध करता है। भारतीय संस्कृति का विकास दर्शन के आधार पर हुआ। यहाँ दर्शन पहले बना, तर्क प्रतितर्क वाद विवाद संवाद यह पहले आया, और उसके बाद उसी से विकसित होकर एक विशेष प्रकार की संस्कृति जो सारी दुनिया को प्यार करती है, सारी दुनिया को अपने भीतर संजो कर रखती है। विश्व मानवता के कल्याण के लिए हमारा आपका हृदय स्वाभाविक रूप में स्पंदित होता है, कहीं पढ़कर रटकर किसी के समझाने, किसी के प्रेरित करने के कारण नहीं। और हिंदी इस सबके लिए उपयुक्त है। गांधी जी ने लिखा था कई बार, ये संपूर्ण गांधी वाङ्मय में है, जो इस देश की राजनैतिक धारा को, सांस्कृतिक धारा को, सामाजिक धारा को सारी दुनिया में ले जाने वाला भारत का सबसे बड़ा नेता अपने कालखंड का महात्मा गांधी। वो कह रहा है, वायस राय से जाकर कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। ये संपूर्ण गांधी वाङ्मय में है, जहाँ जब मैं पढ़ रहा था कभी तो अंडरलाइन हमने किया कि भारत दुनिया का पहला देश है जहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना पसंद करेंगे, राष्ट्रभाषा राजभाषा नहीं। तो ये सब विवाद हैं, और इन विवादों के भीतर से राजभाषा का ध्वज वाहक बनना यह राष्ट्रीय आवश्यकता है, और हम लोगों का राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। हमसे, आपसे ये अपेक्षा की जाती है उत्तर भारत के लोगों से कि वह चुप रहें, और भाषा के विवाद उधर खड़े होते हैं दक्षिण में। और हमारी बड़ी इच्छा है कि हम ऐसे केंद्र में बैठे हैं आज जहाँ से बात दूर तक जाएगी। तो दक्षिण भारत के लोगों को चाहिए कि इस बात को समझें कि दक्षिण की किसी भाषा का हिंदी से कोई वैर, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन अंग्रेजी में कहें तो नहीं है। उनकी हमारी जगह को, उनके जो दक्षिण के मित्र हैं उनके और हमारे स्पेस को जो जगह मिली हुई हमको बोलने की, विचार रखने की, उसको अंग्रेजी से खतरा है, उनको भी और हमको भी।
और एक भाषा से दूसरी भाषा में छलांग लगा लेना ये तो छोटी सी बात है, तो अनुवाद हुआ। लेकिन ऐसी भाषा जो हमारी संस्कृति की संवाहक है, जब उसके व्यवहार में हम कंजूसी करते हैं तो फिर अनेक बातें पैदा होती हैं। जैसे तो हमारे देश में आधुनिकता की परिभाषा ये हो गई अब इस समय कि जो थोड़ी अंग्रेजी बोले, थोड़ी हिंदी बोले, थोड़ी या कर दे बीच में, तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति आधुनिक है। और कोई श्री गणेशाय नमः कर दे, संस्कृत का एक आधा श्लोक बोल दे, कुछ चौपाई बोल दे, कुछ, तो माना जाता है कि ये पिछड़ा है। मेरे विचार में जो आधुनिकता है, जो होनी चाहिए, वो प्राचीनता की पुत्री है। तो जैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में एक हमारी बिटिया है, हमारी बहू है, तो उसे हम कहेंगे आधुनिकता। और जो उनकी सासू हैं, उनकी और दादी हैं, उन्हें हम कहेंगे प्राचीनता। लेकिन इन दोनों में अलगाव नहीं है। जो आज आधुनिकता है वो थोड़े दिन बाद प्राचीनता हो जाएगी, और जो पहले आधुनिकता थी वो अब प्राचीनता हो गई। तो अगर इनमें से किसी को भी घटा दें, आधुनिकता को काट दें, तो हमारे पास नवीनता नहीं बचेगी। और अगर प्राचीनता को हम ये कहकर खारिज कर दें कि ये तो बेकार है, ये तो पिछड़ापन है, ये तो रूढ़िवाद है। जैसे हम थोड़ी दूर के रहने वाले हैं, उन्नाव जिले के, तो हमारे यहाँ शादी विवाह में जब बारात विदा होती है तो परिवार में जिसकी शादी हो रही है, जिस युवक की, तो उसकी माता जी घर से निकलती हैं और किसी कुएं में पांव डाल देती हैं। ये पुरानी प्रथा है। तो फिर वो वर आता है अपनी अम्मा के पास कि क्या हो गया अम्मा, तुम कुएं में क्यों कूद रही हो? तो उनकी माता जी कहती हैं कि अब तो बहू आ जाएगी, हमको तुम कम मानोगे। तो वर कहता है कि नहीं माता जी, आप श्रेष्ठ रहेंगी और आप चलिए। तो अम्मा फिर कुएं से पांव निकाल लेती हैं। इसमें प्राचीनता है और नवीनता दोनों है। और ये कथा किसी बड़े संवैधानिक ढांचे से नहीं आई, ये संस्कृति है हमारे यहाँ की। अब कि इस तरह से घर का काम चलने वाला है। तो ये सब हिंदी में ही प्रकट हो सकता है, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हो सकता है। और अनुवाद का अर्थ बड़ा हमारे मस्तिष्क में तो सीधे सीधे जाता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में भाषांतरण। लेकिन अनुवाद में जो दो शब्द मिले हुए हैं, एक अनु मिला हुआ, एक वाद। तो अनु तो बड़ा छोटा है, सरकार में सचिव, प्रमुख सचिव, अनु सचिव, किसी की बात का ज्यों का त्यों चलाना, अनुसरण, किसी के विचार को उद्धृत करना, अनुसार। तो अनुवाद से काम चलता नहीं है। और अनुवाद वही श्रेष्ठ ढंग से कर सकता है जो दोनों संस्कृतियों को जानने वाला हो, दोनों भाषाओं को ही नहीं, दोनों संस्कृतियों को जानने वाला हो। आप सब यहाँ इस हाल कक्षा में बैठे सब लोग विद्वान हैं, अपनी अपनी विधाओं के सफलतम योग्यतम व्यक्ति हैं। हम कम से कम आज एक छोटा सा वो ले सकते हैं मन में संकल्प, यहाँ दोहराने के लिए नहीं ले रहे हैं कि हम पढ़ दें यहाँ से आप दोहरा दें। ये संकल्प ले सकते हैं कि अपने घर में जब बातचीत करेंगे बच्चे के साथ, बिटिया के साथ, जो हमारे घर के भीतर का राष्ट्र है या देश है, उसकी सीमाओं में जब बात करेंगे तो क्या हम हिंदी को प्रमुखता दे सकते हैं? ये तो हिंदी सरकारी में प्रमुखता देना तो दूसरी बात है। अगर वहाँ हम दे सकते हैं तब तो हिंदी का प्रवाह आगे बढ़ेगा। हिंदी अपने दम पर, अपने व्याकरण के दम पर, अपनी सरलता के दम पर, अपनी अभिव्यक्ति के दम पर और अपने उसके भाषा शास्त्र की विशेषता के दम पर बहुत दूर दूर तक पहुँच गई। कुछ लोग सिनेमा को भी इसका श्रेय देते हैं, ये भी हो सकता है।
मैं 4-5 साल पहले दक्षिण के प्रदेशों की यात्रा पर था, तो कार के ड्राइवर से हिंदी में बात करना नहीं समझ पाता था, अंग्रेजी में भी पूरा नहीं समझ पाता था। लेकिन इधर जब मैं 1.5-2 वर्ष में गया हूँ तो लोग हिंदी बोलते हैं, वहाँ के लोग। तो हिंदी पूरे देश में जा रही, और कभी कभी इसके दक्षिण और उत्तर के प्यार के लिए लोग ये भी कहते हैं कि हमको भी उनकी भाषाएं सीखनी चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात तो पूरे देश के सभी भाषाविदों को मालूम है, मालूम होनी चाहिए कि हिंदी का भारत की किसी भाषा से विरोध नहीं है, ना हम हिंदी वालों का। हमारे लिए दक्षिण की, उत्तर की, मध्य की सारी भाषाएं जो भारत में जन्मी हैं, जो भारत में बड़ी बनी हैं, जो भारत का श्रृंगार हैं, ऐसी सारी भाषाएं हमारे लिए वरेण्य हैं, आदरणीय हैं। हिंदी की बात अलग है। हिंदी राजभाषा तो है ही, राष्ट्रभाषा भी है। आप सब इसको लेकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपका माध्यम भी बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब चित्रहार का इंतज़ार किया करते थे कि आने वाला, सब लोग एक मोहल्ले में जुटते थे। तो अभी भी जो कार्यक्रम, दूरदर्शन के कार्यक्रम आते हैं, तो उन कार्यक्रमों में अतिरिक्त शालीनता होती, केवल शालीनता नहीं। तो ऐसे ही कार्यक्रम आपके हिंदी में बनते रहें, और जो ये मेरे अगल बगल बैठे लोग हैं, इनके मार्गदर्शन में आपका दूरदर्शन जो बाकी धाराएं हैं प्रसारण की, उनसे अपना भिन्न स्थान बनाए रहे। इस अवसर पर हमारी यही शुभकामना है। मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा समय लिया है। और से बोल सकते हैं। मैं सबके प्रति बहुत हृदय से आदर भाव व्यक्त करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको बहुत स्नेह और शुभकामना। गंभीर से गंभीर विषय को